अपने असिस्टेंट को एक केमिकल की पूरी 200 बॉटल्स को रिवर में डालकर खाली करने के लिए कहता है, जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि अगर ये खतरनाक किस्म का केमिकल हमने रिवर में डाल दिया तो ये समुद्री जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये खतरनाक केमिकल था और उन्हें कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो जो साइंटिस्ट होता है वो अपने असिस्टेंट की कोई बात नहीं मानता और केमिकल की 200 बॉटल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है और ये असिस्टेंट केमिकल की 200 बॉटल्स को रिवर में फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 फिशर्समैन दिखाए जाते हैं जो कि रिवर में मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रिवर में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और उस क्रिएचर के काफी ज्यादा पैर थे। ये लोग सोच रहे थे कि ये जानवर चेंज होकर ऐसा बन गया है। वो छोटा सा क्रिएचर काफी तेज होता है और उनके हाथों से निकलकर दोबारा पानी में चला जाता है। इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गैंगडू। गैंगडू जो कि थोड़ा सीधा साधा था और कम अकल था और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स किया करता था और काफी केयरलेस भी था। गैंगडू की एक बेटी होती है जिसका नाम ह्यूनसियो होता है। गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसियो से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। ह्यूनसियो अपने फादर से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है, इसीलिए गैंगडू अपनी बेटी का मोबाइल लेने के लिए थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट कर रहा था। गैंगडू के साथ उसके फादर भी रहते थे जो ह्यूनसियो का बहुत ख्याल रखते थे। गैंगडू की एक सिस्टर भी थी जो कि क्रॉसबो की एक्सपर्ट थी। गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसियो के साथ अपनी सिस्टर को लाइव देख रहा था जो कि क्रॉसबो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तभी वहाँ पर गैंगडू के फादर आ जाते हैं और वो गैंगडू को बोलते हैं कि वो कस्टमर को बेयर देकर आए। तभी गैंगडू अपने कस्टमर्स को बेयर देने जाता है। तभी उन लोगों को ब्रिज पर मछली की तरह नजर आने वाला एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास आ जाता है। गैंगडू समेत वहाँ पर सारे लोग उस मॉन्स्टर को बेयर मारने लगते हैं और ऐसा करके वो काफी इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गैंगडू देखता है कि वो मॉन्स्टर तो पानी से बाहर आ गया है, जो लोगों पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बना रहा है, उन्हें मार रहा है, उन्हें खा रहा है। गैंगडू उसे देखकर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर फिर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगडू एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उस मॉन्स्टर की दुम पर दे मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर की दुम से खून निकलने लगता है और वो खून गैंगडू के फेस पर भी गिर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर गैंगडू को अपनी भयानक शक्ल दिखाता है। गैंगडू देखता है कि ये मॉन्स्टर एक आदमी को निगल रहा है, जिससे गैंगडू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूनसू और उसके ग्रैंडफादर अभी भी गैंगडू की सिस्टर की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे। गैंगडू की सिस्टर सेमीफाइनल हार जाती है, जिससे ह्यूनसू अपसेट हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। तभी गैंगडू वहाँ पर आकर ह्यूनसू का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ गया था। भागते भागते ह्यूनसू नीचे गिर जाती है, लेकिन गैंगडू ह्यूनसू का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद गैंगडू देखता है कि उसने तो किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर ह्यूनसू के पास आता है और उसे अपने साथ रिवर में ले जाता है। ये देखकर गैंगडू शॉक्ड रह जाता है और वो देखता ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को करीब से देखा था उन सबको एक हॉल में बंद कर दिया जाता है, जबकि मिलिट्री और पुलिस पूरे एरिया को सील कर देती है। हॉल में उन सब लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाकर उन्हें मार डाला और उन्हें खा लिया। उन्हीं पिक्चर्स में एक पिक्चर ह्यूनसू की भी थी, जिसे देखकर उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। वहीं पर गैंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं। गैंगडू का भाई उसे बहुत मारता है, क्योंकि अगर गैंगडू बाय मिस्टेक उस बच्ची का हाथ ना पकड़ता तो ह्यूनसू आज जिंदा होती और उस मॉन्स्टर का शिकार ना बनी। तभी उस हॉल में एक येलो कॉस्ट्यूम वाला आदमी आता है, जो उन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब आया है या फिर उस मॉन्स्टर से टच हुआ है तो वो अपना हैंड रेज कर दे। तब गैंगडू जल्दी से अपना हैंड रेज कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का ब्लड मेरे फेस पर लग गया था। ये सुनते ही वो आदमी अपने बाकी आदमियों को कहकर गैंगडू को पकड़वा लेता है और कहता है कि जरूर इसमें भी वो वायरस होगा जो उस मॉन्स्टर में है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडू की पूरी फैमिली और वो लोग जिन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा था वो सब के सब लोग डॉक्टर्स के अंडर थे। रात को गैंगडू के पास किसी की कॉल आती है। जब गैंगडू कॉल रिसीव करता है तो वो कॉल उसकी बेटी की ह्यूनसू की होती है। ह्यूनसू अपने फादर गैंगडू को कहती है कि पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए। गैंगडू ह्यूनसू से पूछता है कि इस वक्त तुम कहाँ पर हो, जिस पर ह्यूनसू
ह्यूनस्यू कहती है कि मैं एक ब्रिज के नाले में हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग हैं। ये सुनकर गैंगडू और उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि ह्यूनस्यू जिंदा जो थी। और नेक्स्ट डे वो लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि गैंगडू की बॉडी में वो वायरस तेजी से फैलता जा रहा है, इसीलिए ये पागल बनता जा रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। ये कहते ही वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन गैंगडू के फादर का एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर होता है, जिसकी मदद लेकर वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग अपने साथ गन्स और कुछ वेपन्स ले लेते हैं और कुछ जरूरी सामान भी। फिर ये लोग चेकिंग एरिया से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेकिंग एरिया में एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता क्योंकि ब्लॉक एरिया में जाने के लिए उन्हें आईडी कार्ड्स की जरूरत थी और उन लोगों के पास उस वक्त आईडी कार्ड्स नहीं थे। लेकिन फिर गैंगडू के फादर उससे वो पैसे ले लेते हैं जो उन्होंने ह्यूनस्यू का मोबाइल लेने के लिए कलेक्ट किए थे। गैंगडू का फादर वो पैसे उस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि सॉरी, इस बार तो हम आईडी कार्ड्स भूल आए हैं, तो आप इससे काम चला लीजिए। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दो येलो कॉस्ट्यूम वाले आदमियों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें भी उसी ब्रिज के नाले में लाकर रख देता है। वो उन लोगों को वहाँ पर इसीलिए कलेक्ट कर रहा था कि अगर उसे भूख लगेगी तो वो उन लोगों को एक एक करके खा लेगा। और वो मॉन्स्टर ह्यूनस्यू को भी यहीं पर ही लाया था। लेकिन जब वो मॉन्स्टर ह्यूनस्यू को यहाँ पर लाया था तब ह्यूनस्यू वहाँ पर बने एक छोटे से पाइप में छुप जाती है और ह्यूनस्यू ने उन्हीं लोगों में से एक का मोबाइल लिया था और अपने फादर यानी गैंगडू को इन्फॉर्म किया था कि वो जिंदा है। इसके बाद हम शाम में उसी ब्रिज के नीचे दो भाइयों को देखते हैं। उनमें छोटे भाई का नाम सीजू था। ये दोनों भाई खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू की शॉप पर आए थे और वो लोग जितना हो सके खाने का उतना सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, उनका कोई घर भी नहीं होता, इसीलिए वो लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे। लेकिन जब वो लोग खाना चुरा कर वहाँ से जा रहे होते हैं तब वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उनमें से बड़े भाई को मार देता है और छोटे भाई यानी सीजू को अपने साथ ले जाता है। वो मॉन्स्टर सीजू को भी उसी ब्रिज के नाले में लेकर आता है। जब ये मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तब ह्यूनस्यू वहाँ पर आकर देखती है कि ये लड़का तो जिंदा है। ह्यूनस्यू उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम सीजू है। फिर हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी फैमिली के बाकी लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं और खाना खाकर वहाँ पर सो जाते हैं और वो काफी अपसेट लग रहे थे। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब गैंगडू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो उनकी शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है। ये देखकर गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर इनकी शॉप पर अटैक करके उस शॉप को पलट देता है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं। उन गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि इन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि उनकी गन्स में गोलियां खत्म हो रही हैं। फिर वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है। तब गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस सब उन्हीं की तरफ आ रही थी। फिर ये सब रिवर की दूसरी साइड पर चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर आ रहा था। गैंगडू के फादर उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें अभी एक गोली बाकी थी। गैंगडू अपने फादर को बताता है कि इसमें अभी एक गोली बाकी है। फिर गैंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों को वहाँ से भागने को कहते हैं और तभी गैंगडू के फादर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है। तब गैंगडू के फादर उस मॉन्स्टर पर अपना निशाना बनाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गन में तो एक भी गोली नहीं थी। तभी गैंगडू को भी रियलाइज होता है कि गन में तो गोलियां खत्म हो चुकी थी, एक भी गोली नहीं थी। तभी वो मॉन्स्टर गैंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है। गैंगडू अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है कि उसके फादर तो मर चुके हैं। अपने फादर को खोकर गैंगडू बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है और पुलिस भी उन लोगों के पास आ चुकी थी। तब गैंगडू अपनी सिस्टर और भाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन गैंगडू अपने फादर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस गैंगडू को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। गैंगडू का भाई अपने फ्रेंड को कहता है कि ह्यूनस्यू की कॉल को ट्रेस करो और वो कॉल ट्रैकर गैंगडू के भाई की हेल्प करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कॉल ट्रैकर ने अपने फ्रेंड यानी गैंगडू के भाई के साथ ट्रिक की है। असल में पुलिस ने गैंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने पर इनाम रखा था क्योंकि वो लोग उस मॉन्स्टर के टच में जो थे। अब क्योंकि गैंगडू तो पकड़ा गया था, लेकिन गैंगडू की बहन और भाई को पकड़ने के लिए अभी भी इनाम रखा था पुलिस ने।
इसीलिए गैंगडू के भाई को पकड़वाने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने ये चाल चली। फिर वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है जहाँ पर पुलिस थी और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर्स थे और वो सब लोग गैंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे और इनाम हासिल करने के लिए वो कॉल ट्रैकर गैंगडू के भाई को यहाँ तक लेकर आया था। वो सब लोग वहाँ से बाहर आते हैं और गैंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब क्योंकि गैंगडू के भाई को ह्योन्स्यू की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसीलिए गैंगडू का भाई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खराब करके वहाँ से भाग जाता है। फिर गैंगडू का भाई अपने सिस्टर को भी ह्योन्स्यू की लोकेशन सेंड कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गैंगडू को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और तो और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी तरह गैंगडू समझदारी का मुजाहिरा करता है और वो उन डॉक्टर्स के ट्रैप से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। ह्योन्स्यू जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रही थी कि उसके फादर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन जो गैंगडू की सिस्टर होती है अब वो उस ब्रिज के नीचे आ जाती है अपना क्रॉसबो लेकर और ये वही जगह थी जहाँ पर ह्योन्स्यू थी। लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर गैंगडू की सिस्टर पर अटैक कर देता है जिससे गैंगडू की सिस्टर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ह्योन्स्यू और सीजू दोनों मिलकर कपड़ों को आपस में बांधकर उसकी एक रस्सी बनाते हैं। वो उस कपड़े की रस्सी को ऊपर लगी लोहे की जाली पर फेंकते हैं, लेकिन कपड़े की वो रस्सी छोटी रह जाती है और यहाँ से बचकर निकलने का मौका भी अब उनके हाथ से निकल चुका था। इसके बाद गैंगडू का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ पर उसे एक होमलेस आदमी मिलता है। तब गैंगडू का भाई उस होमलेस आदमी की मदद लेकर एक पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था और गैंगडू को भी ह्योन्स्यू की लोकेशन पता चल चुकी थी और इसीलिए वो उस नाले को ढूंढ लेता है जहाँ पर ह्योन्स्यू थी। लेकिन उस वक्त ह्योन्स्यू और वो छोटा बच्चा सीजू दोनों उस मॉन्स्टर के मुंह में थे। फिर हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिर डॉक्टर्स ने गैंगडू पर इतना टॉर्चर क्यों किया। फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है जिससे वो सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और वहीं पर गैंगडू और उसके सिबलिंग्स भी आ जाते हैं। साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक गैस बनाई थी और वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पर डालते हैं जिससे ये मॉन्स्टर तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसी दौरान गैंगडू अपनी बेटी ह्योन्स्यू और उस छोटे बच्चे सीजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ह्योन्स्यू मर चुकी थी। लेकिन वो जो छोटा बच्चा सीजू था वो अभी जिंदा था। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से उठकर उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। तब वो होमलेस आदमी पेट्रोल की पूरी कैन उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और गैंगडू की सिस्टर अपनी कमान पर आग वाला तीर लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है जिससे उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी सामने से गैंगडू आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में एक रॉड घुसा देता है और उसे मार डालता है। अब गैंगडू ने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया था, लेकिन इस बीच उसने अपने बहुत प्यारे लोग, अपने फादर और अपनी बेटी को खो दिया। अब क्योंकि सीजू भी होमलेस था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए गैंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपना बेटा बना लेता है। अब गैंगडू जो कि एक काफी अच्छा और समझदार इंसान बन गया था और वो अपनी शॉप को भी काफी अच्छे से लेकर चल रहा था और वो सीजू से बिल्कुल ऐसे ही प्यार करता है जैसे वो उसका अपना ही बेटा हो। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।